हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 14 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि जेई में पूछे गए हैं प्रीवियसली 40 इयर्स के लगभग, राइट। सो इसमें पार्ट 1 है। ग्रुप 13 के जेई के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एंड ग्रुप 13 एंड 14 के नीट के भी अपलोड में कर चुका हूँ अलग से। सो गाइज उसको चेक करें, और जेई और नीट दोनों एक दूसरे की वीडियो आप चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखाता हूं तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ओके, सो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सबकी। सो स्टार्ट करते हैं। द सीसी बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। नाउ गाइज, अगर आप गौर से देखें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ग्रेफाइट, C70, C60, डायमंड, ये सब के सब एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, राइट। एक बात आप और ध्यान रखें कि जो सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है उसकी लेंथ या बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है देन अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये ज्यादा होता है कि अगर इनके बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड। ये बात ध्यान रहेंगे कि सबके सब एलोट्रोप्स है कार्बन के, और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। नाउ अब वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पहला है गाइस ग्रेफाइट। नाउ ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे जो ऑल्टरनेट कार्बन्स हैं उनके ऊपर डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट। और ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है। एक ये कार्बन की शीट हो गई, जैसे ये ऊपर की दिख रही है आपको। सिमिलरली ऐसी ही शीट एक नीचे होती है, राइट। समझ में आपको। नाउ अब ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं अगर आप देखेंगे, हालांकि इसके ऊपर मैं उसमें नीट में समझा चुका हूं। ये जो डबल बॉन्ड्स हैं अगर आप इसमें देखते हैं ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर के। आपने बेंजीन में देखा होगा कि ये जो बेंजीन रिंग है, राइट, और ये जो डबल बॉन्ड्स हैं क्योंकि ये डीलोकलाइज होते रहते हैं तो ये ऊपर नीचे रिंग की फॉर्म में जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। तो सिमिलरली जो ये डबल बॉन्ड है ये दो शीट के बीच में डिलोकलाइज हो जाते हैं, जैसे ये और ये इनके डबल बॉन्ड, जैसे सपोज ये रिंग है, एक रिंग और नीचे लगा दूं मैं इस तरह से कि ये दो ऊपर नीचे आ गए। तो अगर आप देखेंगे एक रिंग ये थी जैसे ये वाली रिंग है, एक रिंग ये थी जैसे ये वाली रिंग है, तो इनके बीच में जो ये जो दो टायर बन गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ऐसे ही इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। इस तरह से डिलोकलाइज हुए रहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, समझ में आया। तो एक बात आप ध्यान रखें, नॉर्मल इसका मतलब क्योंकि ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, या कहूं तो ये जो क्या होगा, अब जैसे आप डबल बॉन्ड बनते हैं बेंजीन में, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह बन जाती है, समझ रहे, ये इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं। तो मैं इसको क्या कह देता हूं कि इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा इस तरह, यानी अब जो ये बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच का है स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की, समझ में आपको, क्योंकि डिलोकलाइज हो गया दूसरा बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमिलरली इसमें होता है, इसका मतलब जो ये इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड से कम है, समझ में, एंड डबल बॉन्ड से ज्यादा है ड्यू टू दिस डिलोकलाइजेशन। आई होप गाइज आपको अब तक समझ में आया होगा ना। अब देखते हैं बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, C70 एंड C60। बेसिकली इस टाइप के एलोट्रोप्स को आप बोलते हैं फुलरीन, FULLERENE, फुलरीन्स, समझना। तो फुलरीन्स बेसिकली ये कुछ इस तरह से शेप में होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इस तरह की राउंड शेप में होगा, फुटबॉल शेप में होगा, ये पाइप या सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, या दूसरी शेप्स जो भी बनती है उसमें भी हो सकता है, राइट। सो देयर आर नंबर ऑफ फुलरीन्स, जैसे इसमें देख सकते हैं आप C20, C60, C72, C74, ऐसे नंबर ऑफ आपके फुलरीन्स बन सकते हैं। मेन जो हमें बात इसमें याद रखने की होती है वो ये है कि जो ये फुलरीन है, या स्पेसिफिकली जो ये राउंड शेप्ड फुलरीन्स होते हैं, जैसे C60, C70, C78, C84, ये नंबर ऑफ फुलरीन्स बन सकते हैं। तो जो ये राउंड शेप फुलरीन्स हैं इसमें आप ध्यान रखें कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, जस्ट लाइक आपके ग्रेफाइट में थे, उसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें राउंड शेप्ड है, क्लोज्ड शेप्ड है, अंदर से गाइज होलो भी हो सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखें, ये हेक्सागोनल जो शेप है ये भी प्रेजेंट होती है, हेक्सागन्स बेसिकली, और जो ये पेंटागन्स हैं यानी 5 बॉन्ड्स,
ये भी प्रेजेंट होता है, राइट। हेक्सागन्स एंड पेंटा, ये जो 5 बॉन्ड्स है दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब डबल बॉन्ड है, हेक्सागन है, पेंटागन है, क्लोज शेप है, राउंड शेप है। C60 जो आपका होता है एलोट्रोप, इसको बेसिकली एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है आपका बकमिंस्टर फुलरिन। ओके गाइस, तो एक बात आप इसको याद रखें। नाउ एक बात और होती है, क्वेश्चंस हमारे पे ये भी पूछा जाता है कि कोई भी आपको जैसे फुलरिन दे दिया और उस फुलरिन में नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने बने होंगे एंड नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज मैं आपको हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो पूछ सकते हैं उसमें आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चंस आएगा जो कि आया हुआ भी है, उसको यूज करके हमेशा सोल्व कर पाएंगे। ओके, सो सपोज n इज आपका नंबर ऑफ वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या कि नंबर ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं, दूसरी शब्दों में बोलूं तो नंबर ऑफ कार्बन्स। नाउ C60 का मतलब क्या है कि इसमें 60 कार्बन्स हैं और C70 का मतलब क्या है, इसमें 70 कार्बन्स हैं। सिमिलरली इसमें 78 और इसमें 84। तो n क्या है कि इस नंबर ऑफ वर्टाइसिस या नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन ये जो फुटबॉल शेप वाला आपका शेप बन रहा है, ठीक है। तो जब भी आपसे पेंटागन पूछे जाएंगे, ठीक है, एक बात याद रखिए कि जब भी नंबर ऑफ पेंटागन्स आपसे पूछे जाएंगे ऑलवेज वो होंगे 12, चाहे वो C60 हो, 70 हो या दूसरे हो। कभी भी कुछ भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, मतलब मेरा मतलब ये है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपको ये नहीं सोचना है कि डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा आपको नंबर ऑफ जो पेंटागन्स होंगे वे 12 ही होंगे, और जो नंबर ऑफ हेक्सागन्स होंगे यानी ये जो 6 बॉन्ड्स वाले, अगर इनका पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 - 10। पेंटागन्स तो फिक्स है लेकिन हेक्सागन्स डिपेंड करता है इस 60 पे या 70 पे, समझ। तो सिमिलरली अगर आप नंबर ऑफ हेक्सागन्स इन C60 यानी बकमिंस्टर फुलरिन पे अगर आप ढूंढना चाहें तो क्या हो जाएगा, n = 60 / 2 - 10 यानी 30 - 10 यानी 20 हेक्सागन्स इसमें प्रेजेंट होंगे और इसमें नंबर ऑफ पेंटागन्स तो 12 ही होंगे। सिमिलरली आप इसमें निकाल सकते हैं C70 में नंबर ऑफ पेंटागन्स तो 12 ही होंगे और हेक्सागन्स क्या हो जाएंगे, 70 / 2 - 10 यानी 25। आई होप गाइज आपको ये चीजें सब समझ में आई होंगी। इस पे 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी फुलरिन पे जो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका मतलब गाइज अब तक तो ये हो चुका है कि C70 C60 में है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, तो ये ग्रेफाइट वाला ही हो गया कि इसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड के बीच की प्रॉपर्टी है, या एटलीस्ट मैं ये कह दूं सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है, समझ में आपको। नाउ डायमंड, इन ऑप्शंस में इकलौता यही है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखता है। डायमंड की शेप गाइज आपकी टेट्राहेड्रल होती है, जैसे ये, राइट। C4 यानी एक कार्बन ये, एक ये, एक ये, एक ये एंड एक ये, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, राइट गाइज। इसका मतलब एक तो यूनिट ये हो गई, दूसरी यूनिट ये इससे चिपक गई, सिमिलरली ये चिपक गई, ये इस तरह लग गई, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलके डायमंड आपका एलोट्रोप इसका कार्बन का बनाते हैं। तो इकलौता यही है इन एग्जाम्पल्स में जिसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, समझ में। तो इसका मतलब इनमें जो बॉन्ड लेंथ थी वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की थी। तो हमारा क्या आंसर हो गया गाइस, इसमें CC बॉन्ड मैक्सिमम कितनी होगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमारा D इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाता है गाइज, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको पॉइंट्स बहुत सारे समझ में आ जाए, तभी गाइज हमारा फायदा है इन क्वेश्चंस करने का। अब देखिए गाइज फुलरिन पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए जैसे ये अगेन 2019 में ही आया था कि C60 एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेन्स। मैंने आपको क्या बताया कि C60 है, आपने देखा फुलरिन है, इतने सारे कार्बन फुलरिन में हो सकते हैं, तो आपने देखा कि ठीक है नंबर ऑफ पेंटागन्स तो हमेशा 12 ही होंगे। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला भी याद ना हो, सिर्फ ये पता हो कि मुझे नंबर ऑफ पेंटागन्स 12 होंगे, तो उसको देख के भी आप अपना टिक कर सकते हैं आंसर। लेकिन अगर सपोज मुझे फॉर्मूला या ये इनमें सपोज किसी में जो पेंटागन्स हैं वे भी 12 ही आ गई किसी में, तो सिंपल n जो नंबर ऑफ हेक्सागन्स होंगे वो क्या हो जाएगा, n/2 - 10, राइट, यानी 60/2 - 10 यानी 20 हेक्सागन्स यानी ये। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इस पे फुलरिन पे एक क्वेश्चन और आया था, वो भी देखते हैं। ये पूछा गया था गाइज कि 94 का क्वेश्चन, हालांकि कि द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन C60 इज कॉमनली नोन एज।
तो इसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। सो बेसिकली गाइस बकमिंस्टर फुलर साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम से आया बकमिंस्टर फुलरीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज। नाउ गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैटिनेशन होता क्या है। नो बेसिकली गाइज आम भाषा में कैटिनेशन का मतलब है कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है ना, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स की एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन आपस में एक दूसरे को जो सिग्मा बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक करते रहते हैं आपस में, इन स्ट्रेट चेन्स, इन ब्रांच्ड चेन्स, राइट, या फिर इन रिंग शेप्स। वी नो दिस, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है, कार्बन के एग्जाम्पल पे। तो जैसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की बॉन्ड लेंथ इस तरह चेन बनती हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी जैसे कार्बन की दिखती है, हम जिसमें हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये बाकी के एलिमेंट्स भी ग्रुप 14 के यही प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट पीबी लेड, इट डज नॉट शो कैटिनेशन। क्यों, अभी देखेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दैट टू इन सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड से, उसको आप कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो कैटिनेशन की कहूं स्ट्रेंथ है, जैसे इसमें पूछा गया है, वो नॉर्मली डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। समझ में आपको, इसका मतलब कार्बन जो शो करेगा कैटिनेशन, वो सिलिकॉन से ज्यादा करेगा, देन वो जर्मेनियम से ज्यादा करेगा, एंड वो टिन से ज्यादा शो करेगा कैटिनेशन। ऐसा क्यों, उसके लिए आपको सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इन जैसे कार्बन कार्बन में, सिलिकॉन सिलिकॉन में, जर्मेनियम जर्मेनियम में, एंड टिन में जो ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, या कहूं तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, सिग्मा बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते। डाउन द ग्रुप जो ये स्ट्रेंथ होती है ओवरलैपिंग की, जैसे ये, राइट, ये है, दूसरा ये हो गई, इस तरह ओवरलैपिंग होती है ना गाइस। सिमिलरली ये, इसकी ओवरलैपिंग हुई होगी, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनते हैं ना। ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये भी, इसका भी पी ऑर्बिटल हो गया, इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तभी तो ऑब्वियसली गाइज ये ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली इसमें टिन में, तो ये जो ओवरलैपिंग है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, राइट। नाउ एक बात आप ध्यान रखें, जो कार्बन है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का, वो 2s2 2p2 है। सिलिकॉन का आ जाता है 3s2 3p2, जर्मेनियम का आ जाता है 4s2 4p2 में, और टिन का आ जाता है बेसिकली, जो ये हम करते हैं कि 4d10 या 3d10 भी है ऑब्वियसली, मैं सिर्फ p ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, इसमें 4d10 5s2 एंड 5p2। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो ओवरलैपिंग हो रही है 2p 2p की है, इसमें 3p 3p की है, इसमें 4p 4p की है, इसमें 5p एंड 5p ऑर्बिटल की हो रही है। यानी डाउन द ग्रुप क्योंकि ऑर्बिटल्स भी बढ़ रहे हैं, इनकी ओवरलैपिंग वीकर होती जा रही है। बॉन्ड लेंथ की जो है, बॉन्ड लेंथ है बेसिकली स्ट्रेंथ, वो डिक्रीज होती जा रही है। ये बात समझ में आ गई आपको कि ऑर्डर क्यों है। नाउ गाइज इसको एक बात से हम और समझ सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि जो लेड है ये क्यों नहीं कैटिनेशन शो करता। सो बेसिकली गाइज जो इनकी बॉन्ड एनर्जी है सीसी की, वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, यानी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या ज्यादा मेहनत लगेगी। समझ रहे हैं आपको मैं किस सेंस में कर रहा हूँ? इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है देन सिलिकॉन, फिर इसके जर्मेनियम में और इसमें टिन में। इन सब की जो बॉन्ड एनर्जी है इस ऑर्डर में रहती है। नाउ जब लेड आता है, लेड के केस में क्या होता है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इस बॉन्ड की बहुत ही कम है, वीक बॉन्ड हो जाता है, लेस बॉन्ड एनर्जी हो जाती है, वेरी लेस बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब जब वो लंबी चेन बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट्स जो बॉन्ड है ये वीक है, ये स्टेबल नहीं रह पाता मल्टीपल चेन में। समझ रहे हैं आपको कि किस तरह से मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत लेस है, वीक बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी बहुत लेस है, इतनी लेस है कि वो थोड़ी सी भी चेन नहीं बना सकता, इसलिए वो कैटिनेशन नहीं शो कर सकता, स्टेबल नहीं रह पाते बॉन्ड इसके।
समझ रहे हैं? तो इसलिए जो पीबी है इट डजंट शो कैटिनेशन इन ग्रुप 14 और ऑर्डर तो यही रहेगा। और ऑब्वियसली जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है इस तरह से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जब कैटिनेशन के थ्रू नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते होंगे वो कार्बन के सबसे ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी पे डिपेंड करती है। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी डिक्रीज होते जाएंगे कि जितने ये फॉर्म करते होंगे। समझ में आ गाइस आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस में वुड बी आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ इसमें आप ये कह सकते हैं कि जर्मोनेंटीन में थोड़ा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया है, तो गाइज ये थोड़ा ये कह दीजिएगा कि डेटा के अकॉर्डिंग है कि इनकी और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि अगर आपने ये तीन भी अगर आप देख लिए तो इसके थ्रू आपका आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, राइट। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा बॉन्ड दे दिया। सो इसी पे बेस्ड कैटिनेशन पे और क्वेश्चन पूछे गए थे, वो देखते हैं। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन इज, अभी देखा, लेड, पीबी, ओके। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें गाइज, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था गाइज, कि टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इज मच हायर फॉर कार्बन देन फॉर सिलिकॉन। यस दिस इज ट्रू। अभी समझा हमने सब कुछ, राइट गाइज। तो देखा आपने एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्डस्पर, जियोलाइट्स, माइका एंड एस्बेस्टस इज। नाउ गाइज ये जो सबके सब जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये दे ऑल आर सिलिकेट्स, किसी एक टाइप के या कोई दूसरे टाइप का, लेकिन सबके सब कम्स अंडर वन अम्ब्रेला कॉल्ड सिलिकेट्स। सिलिकेट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इज SiO4 4 नेगेटिव। समझ आपको, ये मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं सिलिकेट्स की। SiO4 4 नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल इन शेप, मतलब Si यहाँ पे होगा एंड O टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे और इन सभी O पर एक एक नेगेटिव चार्ज है जो कंबाइन होके 4 नेगेटिव बना देते हैं। समझ में? नाउ इन सबको तो हम इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट देखेंगे तो आंसर तो आपका आ ही गया, यानी सी ऑप्शन, ये तो आपका हो गया आंसर। नाउ उस पर थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रुके, एटलीस्ट ज्यादातर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए गाइस, सिलिकेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उनके स्ट्रक्चर, सिलिकेट्स को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले टाइप को आप बोलते हैं आइलैंड स्ट्रक्चर्स। समझ में? आप आइलैंड स्ट्रक्चर या आइलैंड टाइप के स्ट्रक्चर हैं। और जो दूसरा होता है उस टाइप को बोलते हैं आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स। अब जैसे नाम से आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि आइलैंड में डिस्क्रीट यूनिट्स होंगी, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, 2, 3, 4 ये जिसको हम देख सकते हैं। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर में इनफाइनाइट यूनिट्स होंगी। इसका मतलब कि दीज आर पॉलीमर टाइप कंपाउंड्स है ना। पॉलीमर में जैसे नंबर ऑफ मल्टीपल यूनिट्स अरेंज होकर जुड़ती रहती हैं, राइट, किसी भी कंपाउंड की, इसी तरह से इसमें SiO4 नेगेटिव की किसी तरह से यूनिट जुड़ती चली जाएंगी आपस में। तो आइलैंड स्ट्रक्चर क्या होगा? फाइनाइट स्ट्रक्चर है। पहली बात तो ये इनफाइनाइट है, पॉलीमर टाइप है, ये पॉलीमर टाइप का नहीं है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। समझ में? इसमें क्या है? इनफाइनाइट यूनिट्स जुड़ी रहती है। नाउ मेनली ये 3 टाइप का होता है, ये भी 3 टाइप में आप देख सकते हैं, एटलीस्ट हमारे पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला बोलते हैं आप ऑर्थोसिलिकेट। नाउ ये जो SiO4 4 नेगेटिव यूनिट जुड़ी हुई है, ये जो मोस्ट बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट्स की, उसको आप ऑर्थोसिलिकेट ही बोलते हैं। यानी अगर मेरी एक यूनिट है सिलिकेट की, यानी जैसे इधर, तो आप क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थोसिलिकेट। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, पाइरोसिलिकेट। अभी अगर आप इसमें दिख रहा है तो ठीक है ना गाइज, अभी मैं सबको अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। पाइरो, PYRO सिलिकेट। और तीसरा टाइप होता है जो कि बोलते हैं रिंग या साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, रिंग या साइक्लिक सिलिकेट, ऑर्थो, पाइरो या रिंग या साइक्लिक। सिमिलरली जब आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इसमें पहला होता है चेन सिलिकेट, CHAIN, चेन सिलिकेट। दूसरे टाइप का होता है इसमें शीट सिलिकेट। तीसरा टाइप का होता है इसका 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स, 3D फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इनको अब मैं 1 बाय 1 देखते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला तो हो गया ऑर्थोसिलिकेट ही, जैसा मैंने आपको बताया
ये कि SiO4 4 नेगेटिव है, ये इस तरह की एक यूनिट को आप यानी सिलिकेट की, ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिलिकेट की या SiO4 4 नेगेटिव की सिंगल एक यूनिट है, समझ में आपको। या ये कह सकता हूं कि 0 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, कोई भी ऑक्सीजन है शेयर नहीं हो रहा है, डिस्क्रीट यूनिट्स है एक एक सिलिकेट की, तो ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट। जो ऑर्थोसिलिकेट है उसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है टेट्राहेड्रली अरेंज है, सब पे ऑक्सीजन पे ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको जनरली क्योंकि इसमें मल्टीपल यूनिट्स जुड़ती हैं, हम इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ऑर्थो में नहीं जुड़ती मल्टीपल, लेकिन जैसे सिलिकेट्स में इन जनरल जुड़ती हैं। नाउ गाइस इसको देखें, ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, जैसे मैं इस जो ये सिलिकन है इसको इस ऑक्सीजन के ऊपर से मैं देख रहा हूं, यहाँ पे मेरा आई है, ये मेरी आंख है, तो जैसे मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये ऑक्सीजन और सिलिकन मेरे एक उसमें आ रहे हैं, एक के ऊपर एक नीचे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये 3 ऑक्सीजन ये इस तरह दिख रहे हैं। तो इससे देखिए कि जो ये कंप्लीट भरा हुआ एक सर्किल है रेड कलर से, ये है ऑक्सीजन एटम्स, ये भी एक सर्किल में, देखिए ये इसमें क्या है, ये जो बीच की एक डॉट है, ये डॉट है सिलिकन ये वाला, और जो इसके बाहर में ये सर्किल दिख रहा है इस टाइप का, ये है ऑक्सीजन एटम। तो ऊपर से जब मैं देख रहा हूं ऐसा लग रहा है कि सिलिकन और ऑक्सीजन एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह की यूनिट्स को अगर देखेंगे तो ये सिलिकेट की यूनिट्स ही होती है। आई होप गाइज आपको समझ में आऊगा। नेक्स्ट है आपका पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट्स में एक ऑक्सीजन एटम शेयर किया जाता है इन 2 सिलिकेट्स यूनिट में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है गाइज कितने ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं। तो पायरोसिलिकेट में देखिए ऑर्थो है सिंगल, एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर लिया, 2 यूनिट थी ना ये डिफरेंट इस तरह से, ये अलग अलग SiO4 नेगेटिव था, ये अलग अलग SiO4 नेगेटिव दूसरा था। अब क्या किया इन्होंने, किसी तरह से एक एटम को शेयर कर लिया ऑक्सीजन को, तो ये पायरोसिलिकेट बन जाएगा। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखिए SiO4 ये इस तरह था, इधर SiO4 इधर होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन एटम को आपस में शेयर कर लिया, जिस तरह से ये SiO4 हो गया, ये SiO4 हो गया। नाउ क्योंकि इन दोनों ने ये बॉन्ड शेयर कर लिया, तो जो इसके ऊपर चार्ज है ये हट जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर का, समझ रहे, क्योंकि 2 बॉन्ड बना चुका है। तो अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं कैसे बनेगा, देखिए 2 Si है, यानी Si ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 Si2O7। नाउ नेगेटिव चार्ज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 Si27 6 नेगेटिव। तो पायरोसिलिकेट का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इस फॉर्म में आ जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है, समझ में गाइस आपको। सो ये आपको 2 चीज याद रखने की है कि एक तो ऑक्सीजन एटम शेयर कर लिया इन्होंने और यहाँ पे एक चार्ज हट गया। पायरोसिलिकेट का एक एग्जाम्पल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं आप जिरकोन। सो गाइस जिरकोन पूछा जा सकता है आपको, ये ध्यान रखें। बेसिकली जो अर्लीस्ट जो अर्थ क्रस्ट से आपके जो कंपाउंड्स मिले थे, मिनरल मिले थे सिलिकॉन के, उनमें से ये एक है, तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जिरकोन आप याद रख लीजिएगा बस कि पायरोसिलिकेट है, समझ में गाइस आपको। नाउ अगला आपका है आइलैंड स्ट्रक्चर में आता है रिंग सिलिकेट, या जिसे आप बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। इस रिंग या साइक्लिक सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2 नेगेटिव और ओवरऑल पे N, समझ में आपको। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि SiO3 इस पे N लिख लें एंड ओवरऑल 2N नेगेटिव ले लें, समझ है। तो आप जोन सा भी आपको आसान पड़ता है याद करने में आप ऐसे कर लें, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या हुआ गाइज, N को अंदर ले लिया, बेसिकली 2N नेगेटिव बाहर आ गया, तो कुल मिला के एक ही चीज आ जाएगी, ठीक है गाइज। सो जो रिंग या साइक्लिक सिलिकेट है कि बेस्ड ऑन दिस N की N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलिकेट यूनिट्स, समझना। यानी एक ट्राइंगल जो आपका बनता था वो एक SiO4 नेगेटिव था, ठीक है। तो N अगर मैं 3 ऐसा, जैसे इसमें है, इसमें N=3 है, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो गया, रिंग सिलिकेट हो गया। अब देखिए फाइनाइट स्ट्रक्चर है, इसमें N की वैल्यू 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में आता है, इनफाइनाइट नहीं है। सिमिलरली इसमें कितने ले लिए 6 1 2 3 4 5 6 इस शेप में बन गया। समझ में आ गया आपको कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, मैंने ये ट्राइंगल दे दिया N=3, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, N=3 करके SiO3 2 नेगेटिव ओवरऑल पे 3 आ गया, यानी Si3O9 6 नेगेटिव। ये इस सिलिकेट का स्ट्रक्चर हो गया।
जनरल फॉर्मूला हो गया एक तरह से, समझ में आपको। एक बात इसमें एक और याद रखिए जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहा है। पायरोसिलिकेट में आपने देखा था, जो ये आपने ये रिंग शेयर करी थी, कि एक जो सिलिकेट यूनिट है वो सिर्फ एक ही अपना ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहा था। समझ आप, एक सिलिकेट अपना एक ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक सिलिकेट यूनिट है इसमें अपने 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर कर रहे होंगे। 2 ऑक्सीजन एटम्स कैसे, अब देखिए ये एक सिलिकेट यूनिट है, इसमें एक तो ये अपना ये शेयर कर रहा है, ये सिलिकॉन, और एक ये शेयर कर रहा है एक तो इसके साथ और एक इसके साथ। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे, एक तो ये शेयर कर रहा है और ये शेयर कर रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी एक सिलिकेट यूनिट अपने 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर कर रही है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखते हैं तो ये जो सिलिकेट यूनिट है ये अपनी एक शेयर कर रही है और एक अपना ऑक्सीजन एटम ये शेयर कर रही है, 2। सिमिलरली इस सिलिकेट को देखें, एक ये, इसको देखेंगे एक ये, तो इसी तरह से आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आई होप गाइज आपको अब तक चीजें समझ में आ रही होंगी ना। अब देखते हैं हम इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स को। इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स में पहला है आपका चेन सिलिकेट। तो चेन सिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है SiO3 2 नेगेटिव और यहाँ पर N। अगर आपने ध्यान दिया हो तो SiO3 2 नेगेटिव और बाहर N, ये आपका अगर फाइनाइट स्ट्रक्चर में देखता हूं तो रिंग या साइक्लिक सिलिकेट्स का भी होता है। सो इसका मतलब जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं ये चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जब मल्टीपल यूनिट्स में जुड़े हुए हों, और ये इस तरह की यूनिट्स भी बना सकते हैं। तो सेम ये फॉर्मूला चेन सिलिकेट में भी आता है एंड आपके फाइनाइट में भी आता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है गाइज, ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है। अब देखिए ये जो ये 3, अगर मैं 3 को इस ऑक्सीजन को पलट के इधर ले आऊं, ये हट गया, और इस ऑक्सीजन को पलट के इधर ले आऊं, ये हट गया, तो फाइनाइट स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं फाइनाइट बनाना तो क्लोज्ड में पैकिंग करके इस तरह से जोड़ दिया, लेकिन अगर इस तरह से ना कर रहा हूं और ओपन स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरह से दूसरे स्ट्रक्चर से भी बनाना है। कुल मिला के मुझे एक सिलिकॉन का 2 ऑक्सीजन एटम ही इसमें भी शेयर करना है, यानी क्या है, एक सिलिकेट इसमें क्या है 2 ऑक्सीजन एटम्स को शेयर कर रहा है। तो इस पे गाइज बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी कभी चेन सिलिकेट का दे देंगे या साइक्लिक सिलिकेट का दे देंगे कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये शेयर कर रहे हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नाउ इसमें गाइज एक डबल चेन सिलिकेट भी होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO4O11 6 नेगेटिव बार N। इसका अगर आपको ये याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसलिए बता रहा था मैं क्योंकि जो एस्बेस्टस है, अभी जो आपके ऑप्शंस में भी था, एस्बेस्टस बेसिकली एक डबल चेन सिलिकेट होता है। ओके गाइज, ठीक है यहाँ तक। सो ये आप इस तरह से याद रखें, इतना ही है इसमें, ठीक है। अगला है आपका टाइप शीट सिलिकेट। सो शीट सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला होगा Si2O5 2 नेगेटिव और बाहर N। ये इसका हो गया गाइज जनरल फॉर्मूला, ठीक है। नाउ इसमें आप एक बात याद रखें, शीट सिलिकेट में जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, एक सिलिकेट अपने 3 उससे शेयर कर रहा है, 3 दूसरी यूनिट के साथ बेसिकली शेयर कर रहा है अपने सिलिकेट्स, अपने ऑक्सीजन एटम्स। जैसे अगर मैं इस वाले सिलिकेट यूनिट को लूं तो इसका एक सिलिकॉन जो ऑक्सीजन एटम है इसके साथ शेयर हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर हो रहा है, और तीसरा ऑक्सीजन एटम इसके साथ शेयर हो रहा है। सिर्फ जो चौथा वाला ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एक तरह से मतलब 3D फॉर्म में नहीं है, ऊपर भी नहीं है, शीट की फॉर्म है, तो एक ऑक्सीजन एटम जो उसका सिलिकॉन के ऊपर है, ये वाला जैसे ये वाले हैं, ये शेयर नहीं हो रहे, बाकी के तीनों के तीनों शेयर हो रहे हैं। सो अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स के, तो इसका मतलब वो एक शीट सिलिकेट को फॉर्म कर रहा है। इसका जनरल फॉर्मूला ये है। जो एग्जाम्पल है इसमें इनका एक माइका, जो ऑप्शन में भी दिया हुआ है माइका, और एक होता है टाल्क TALC। तो बेसिकली ये शीट सिलिकेट के एग्जाम्पल्स हैं ना। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अगला ऑप्शन है जो एग्जाम्पल है वो है 3D सिलिकेट्स का ना। 3D सिलिकेट्स में सबसे कॉमन जो बात आती है इसका जनरल फॉर्मूला की, यानी SiO3N, ये ठीक है। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखें इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है। वो इसलिए गाइस क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स आर बीइंग शेयर्ड।
सारे के सारे अगर ऑक्सीजन एटम्स मेरे किसी सिलिकेट यूनिट के शेयर हो रहे हैं तो उसका मतलब वो एक 3D सिलिकेट बना देता है। अब क्योंकि सारे शेयर हो रहे हैं तो किसी पे भी चार्ज नहीं बचा, जैसे मैंने बताया था आपको। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल रहता है क्वार्ट्ज, QUARTZ। ये क्वार्ट्ज है बेसिकली, एग्जाम्पल है आपका इसका 3D सिलिकेट का। ना 3D सिलिकेट के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता दूं आपको, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, या फिर बोलते हैं इसको एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ना जैसे आपका जियोलाइट है, राइट गाइस, या फिर फेल्ड्स्पर है, जो कि ये दो ऑप्शन एग्जाम्पल उसमें भी क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं। जियोलाइट एंड फेल्ड्स्पर आर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये बात आप याद रखें, ठीक है। सो वैसे गाइस जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के मिनरल्स होते हैं, वो सबको पता है। सिलिकेट्स हो गए SiO के, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स किसका हो जाएगा Al, Si एंड O का, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये चीज अब तक समझ में आई होगी। इससे अगर कुछ रिलेटेड कुछ और होगा तो और क्वेश्चन हम सोल्व करते रहेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम सिलिकेट पे एस ब्लॉक में क्वेश्चन आया था। जियोलाइट जो बेसिकली है गाइज, ये वाटर प्योरिफिकेशन में भी एक काम आता है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो अब बैक टू आवर क्वेश्चन, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया फिलहाल तो SiO4 और नेगेटिव, ठीक है गाइज। ये हो गया SiO4 4 नेगेटिव सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट रहती है। नाउ गाइज बाकी के जो अभी एग्जांपल्स हैं इस पे अभी कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखिए गाइज, द नेम द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स इन विच 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ सिलिकेट आर शेयर्ड। देख चुके हैं गाइज अब कुछ हम सब कुछ, अब हम कुछ क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे। पायरोसिलिकेट क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम शेयर होगा। शीट सिलिकेट क्या होता है, 3 ऑक्सीजन एटम्स शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। लीनियर चेन सिलिकेट में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर कर रहे हैं, सिमिलर टू साइक्लिक एंड रिंग सिलिकेट। 3 डायमेंशनल सिलिकेट में क्या होता है, 4 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो इस पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज। एक तो ये सिलिकेट्स का, एक सिलिकॉन्स का है, उसका अभी मैं आपको कराऊंगा। तो इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज, ये 2-4 टाइप के ही होते हैं गाइज हर ग्रुप में, राइट। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लिक सिलिकेट Si3O9 नेगेटिव विद प्रॉपर लेबलिंग। कुछ नहीं गाइज, समझा चुका हूं आपको आप तक। ये होता है आपका साइक्लिक सिलिकेट, ये N=3 है, तो ये N=6 होता, तो फिलहाल इसमें ये वाला पूछा हुआ है तो इसको हटा देते हैं। सो ये जो अंदर डॉट है इसको बोलते हैं आप सिलिकॉन एटम्स, ये भरे हुए ऑक्सीजन एटम्स हैं, राइट। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे N=3 है, SiO4 नेगेटिव की 3 यूनिट्स हैं। जब इसमें एक सिंगल SiO4 यूनिट ने 2 ऑक्सीजन एटम शेयर किए होंगे तब ये बन के बना होगा। सो सब हो गया ना गाइज, कुछ नहीं था इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग 1 to 4 रिगार्डिंग सिलिकॉन्स आर। नाउ गाइज सिलिकॉन्स, जैसे मैंने आपको बताया, सिलिकेट्स की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पी ब्लॉक में, जेई के या नीट के लिहाज से। नाउ इसमें तो क्या हुआ है कि सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है गाइज। वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूं कि सिलिकॉन बेसिकली होते क्या हैं, तभी तो आपको प्रॉपर्टी भी याद करने का फायदा है, क्योंकि गाइज इन पे सवाल पूछे जाता है और हम इनको नहीं करेंगे तो हमारा इसको करने का कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक को। फिर देखिए, सिलिकॉन बेसिकली एक पॉलीमर होता है ना। पॉलीमर क्या होता है, जिसमें एक मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। जो मोनोमर यूनिट होती है इस सिलिकॉन पॉलीमर की, वो होती है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेसिकली RnSiCl4-n। RnSiCl ये पूरा है, 4-n Cl के नीचे है। यहां पर R आपका एल्काइल यूनिट भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, समझे। पहली बात ये होगी, पॉलीमर जब ये मल्टीपल ये यूनिट्स होती हैं, जब डिपेंडिंग ऑन देयर एन, यानी मोनोमर के अकॉर्डिंग जब ये मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो जो सिलिकॉन पॉलीमर बनाते हैं वो कुछ आपका इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से। ये एक जनरल फॉर्मूला दिख रहे हैं, समझ। ये इसका है कि यहाँ पे n की वैल्यू अगर 2 हो जाए, यानी R2SiCl2 को, R2SiCl2 है, यानी n अगर मैं 2
इसमें रख दूं मोनोमर में, तो ये मोनोमर यूनिट बन जाएगी बेसिक, और इस बेसिक मोनोमर यूनिट से ये इस टाइप का आपका सिलिकॉन पॉलीमर बन गया। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है गाइस। ये बात हो गई समझ में एक। नाउ गाइस अब एक बात देखिए, RCl यानी हैलाइड को, एल्काइल या एराइल हैलाइड को जब आप सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे, मतलब 570 केल्विन इस टाइप का कर दिया, ठीक है, तो 2 RCl यूनिट जुड़ी इसकी। RCl जब 2 यूनिट इसकी जुड़ी है सिलिकॉन के साथ हीट करते हैं तो ये R2SiCl2 इसने बना दिया। ये बेसिकली क्या बन गया आपका, एक मोनोमर यूनिट बन गई सिलिकॉन की, समझ में आपको। यानी RnSiCl4-N में जब N की वैल्यू आपने 2 रख दी तब इस टाइप का बन गया, ये एक टाइप का मोनोमर बन गया। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं गाइज, क्लोरोसिलांस, क्लोरो SILANES, क्लोरोसिलांस, ठीक है गाइज। नाउ अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपने 2 R2CL2 की यूनिट ली इस तरह से, समझ में आप गाइज आपको। अब आपने इसको H2O के साथ रिएक्शन करा दी वाटर के साथ। वाटर क्या करता है, देखिए इसको आप इस तरह से मान के चले, ठीक है, HOH, यहां से ये HCl निकालेगा और ये क्या बन जाएगा, SiRClR एंड OH, यानी H2O ऐड हो गया। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसने अटैक किया और ये Cl निकल गया, ठीक है, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, OH रह जाएगा, यानी -HCl हो गया प्लस H2O हो गया, ये एक यूनिट बन गई। इसको अगेन जब आप वाटर में डालते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस बार अगेन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा इस तरह से अटैक करके, ये वाला, और ये निकल जाएगा, यानी इधर फिर -HCl निकल जाएगा, यानी SiROH, और इधर OH जुड़ गया Cl के बजाय, समझ में गाइस आपको, ठीक है। नाउ इस तरह की जब मल्टीपल यूनिट्स कंडेंस होती हैं आपस में, कैसे देखिए, RSiROH, एक और लिख लीजिए Si की इस तरह की यूनिट, इस तरह की एक और लिख लेता हूं यहाँ पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 यूनिट लिए हैं, आगे भी और यूनिट लिख सकता हूं, इधर भी यूनिट लिख सकता हूं। जब ये इस तरह की मल्टीपल यूनिट्स कंडेंस होंगी, यानी वाटर निकालेंगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ। आप मेरी पॉलीमराइजेशन की वीडियो देखिए गाइस, मैंने 2 वीडियो बनाई हुई, इसमें एक तो नीट पे और एक ट्रिक बनाई गई है, तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखें गाइस, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ यानी H2O निकल गया, यानी H2O निकल गया, यानी इधर भी कोई SiR कुछ होगा तो इसका भी H2O निकल गया, इधर भी इसका H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो जब ये H2O निकल जाती हैं तो आप इसका जो कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में ये, इनके बीच में ये, सिमिलरली ये आगे यूनिट्स जुड़ती रहेंगी, ये आगे यूनिट जुड़ती रहेंगी। तो इसका क्या हम कह देते हैं कि जो रिपीटिव यूनिट्स हैं वो ये वाली रिपीटेड यूनिट्स दिख रही हैं। सो जो रिपीटेड यूनिट्स हैं इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूं SiR, नीचे R, इधर O, ठीक है, ये जो यूनिट्स मल्टीपल यूनिट्स रिपीट हो रही है यहाँ पे N लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, पॉलीमर का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो इसको बोलते हैं आप सिलिकॉन्स। अब ये तो आपने गाइस किया था जब N की वैल्यू आपने इसमें 2 रख दी थी। अब देखिए गाइस 2 रख दी थी, अब इस तरह से हम मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए RnSiCl4-N है, जब आप N की वैल्यू 3 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R3SiCl, यानी किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये मोनोमर यूनिट्स हैं बेसिकली गाइस, मोनोमर, SiR3 हो जाएंगे और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा। अब इनको एक नोट करिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। N की वैल्यू जब आप 2 रख देते हो तो इधर क्या हो जाएगा, R2SiCl2, ये तो अब तक हम देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल, यानी SiRCl एंड Cl, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख गया। जब N की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, RSiCl3, समझ में गाइस आपको, यानी Si एक R है, Cl Cl Cl, तो इस तरह की आपकी यूनिट्स बन गई, समझ में आया। नाउ N की वैल्यू 0 रखेंगे तो R हट जाएगा, SiCl4 बन जाएगा, और N की वैल्यू अगर 4 रख देंगे तो R4Si बन जाएगा। तो Cl नहीं है इसमें, क्लोरोसिलांस नहीं बनेगा, तो ये है नहीं। तो जनरली आपके 3 यूनिट्स इस तरह से होंगी।
नाउ बेस्ड अपॉन देयर सीएल इनकी मल्टीपल यूनिट जुड़ती हैं। मैंने भी आपको बताया कि जब ये वाला आपने लिया तो मल्टीपल जुड़ती रही सिंगल चेन में, मल्टीपल, इसमें आप इनफाइनाइट यूनिट जोड़ लें R2SiCl4 की, जिसका वाटर के साथ मिला के Cl को रिप्लेस करके OH बनाया। देखिए क्या किया हमने, मोनोमर यूनिट में जो कि ये थी पानी डाला, पानी डाल के जितने भी Cl थे सबको OH से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद कंडेंसेशन करके हमने पॉलीमर बना दिया। ये किया ना गाइस। अब क्या करते हैं, देखिए सिमिलरली अगर मैं इसके साथ ये काम करूं R3SiCl के साथ, अब क्या होगा इसमें, देखिए R3SiCl4, अब मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया पहले तो ये Cl हट के OH से जुड़ गया, समझ में आ गया आपको, ये Si है तो R एंड OH। अब आप एक बात देखिए, जब ये चीज बन गई, अब इसका जब मैं कंडेंसेशन करूंगा तो सिर्फ 2 यूनिट्स ही जुड़ सकती हैं। कैसे, एक तो ये वाली और एक इधर वाली। तो अगर आप गौर से देखेंगे OH तो और कहीं नहीं जुड़ सकता क्योंकि Cl एक ही था, तो इस बार ये सिर्फ ये वाला H2 निकालेगा, समझ में आया। यानी अगर R की वैल्यू आपकी 3 है, यानी R3SiCl के केस में बेसिकली सिंपल एक डाइमर बनाता है। तो आप पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत बार कि एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सिलिकॉन सिर्फ डाइमर बनाएगा या शॉर्टेस्ट चेन रखेगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आपको। तो इसका मतलब क्या है, R3SiCl ये है, हाइड्रोलिसिस के बाद जब उसका कंडेंसेशन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइमर बनाता है, ये इकलौता डाइमर बनाता है, समझ रहे, ये और दूसरे टाइप के नहीं बनाएंगे। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होगी, राइट। नाउ जो तीसरा आपका था यानी RSiCl3, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे अब समझ में आ गया होगा आपको। R2SiCl2 के केस में तो सिंगल चेन बन रही थी, इसके केस में डाइमर बन रहा था। अब RSiCl ये है, तो इसके केस में क्या बन जाएगा आप देखिए, इसके केस में आप मल्टीपल यूनिट जोड़ सकते हैं। पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा, 3H2O कर दूं यानी -3HCl हो जाएगा, यानी RSi है, इधर OH इधर OH इधर OH जुड़ गया। अब ये वाली इधर भी मल्टीपल यूनिट्स में OH जुड़ के पॉलीमर बना देंगे। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट गाइज। नाउ इन सिलिकॉन्स की कुछ गाइज प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि दे रिपेल वाटर। अब देखिए गाइज, रिपेल वाटर इसलिए है, जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल को ले लूं, सिलिकॉन ये RO ये वाली यूनिट ले ली मैंने, ये पॉलीमर, ये सिलिकॉन है एक पॉलीमर। जो ये R यूनिट्स होती हैं दीज आर नॉन पोलर, और इन नॉन पोलर की वजह से जो पोलर H2O है इनको ये रिपेल करते हैं। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि क्यों है ये पोलर, तो आपको एक तो बात ये समझ में आना जानी चाहिए कि दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज आर्स, एराइल या एल्काइल। दूसरा है कि दीज आर हीट रेजिस्टेंट, या मैं ये कहूं कि ये इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है बहुत ही अच्छी होती है, हाई होती है, समझ रहे, मतलब अच्छी क्वालिटी की थर्मल स्टेबिलिटी है इनकी, अच्छा हीट को ये मतलब झेल सकते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि लो भी ले लिया और हाई भी ले लिया, तो टेम्परेचर में जितने चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसको भी ये बेसिकली झेल सकते हैं। आई होप गाइज आपको मैं समझ आ पा रहा होगा कि क्या कह रहा हूं। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी तो हाई होती है, और साथ ही साथ इसमें एक होता है इनका जो इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी मैं बताता हूं आपको। डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इनकी वो भी इनकी हाई होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है। नाउ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली जैसे थर्मल स्टेबिलिटी है ना गाइस, कि थर्मल को जो हीट को वाइड रेंज के टेम्परेचर पे भी आपने चेंज किया तब भी इनकी स्टेबिलिटी बनी रही, ऐसे ही वाइड रेंज के वोल्टेज पे भी, लोअर और अपर वोल्टेजेस पे भी जो इनका इलेक्ट्रिक इंसुलेशन रहता है वो बना रहता है, वो टूटता नहीं है, वो ब्रेक नहीं होता। इसका मतलब जो इनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी हाई है। दूसरा कि दीज आर बायोकम्पैटिबल इन नेचर, माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। आप इसको गाइज चीजों को देख लीजिएगा,
जैसे इसमें लिखा है सिलिकॉन्स आर फॉर्मुलेटेड टू बी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव, तो इनका क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से ही है, ये भी ब्रेक नहीं होंगे। और ये क्या है, दूसरा लुब्रिकेंट्स की तरह भी यूज होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ये भी इनमें भी यूज होता है। एक इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गाइज, ये पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया था कि ये बेसिकली बायोकम्पैटिबल तो है ही, बायोकम्पैटिबल होने की वजह से ये काफ़ी सारे जो सर्जिकल है या कॉस्मेटिक जो प्लांट्स हैं इनमें भी यूज होते हैं, समझ रहे हैं, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये बेसिकली यूज किए जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होते हैं, आप एक बार देखिएगा, याद हो जाएंगे आपको। सो बेस्ड और अपना इतना जो हमने पढ़ा उनके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन को देखें, दीज आर पॉलीमर्स विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, यस, हाइड्रोफोबिया वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर, राइट, तो दिस इज करेक्ट। दे आर बायोकम्पेटेबल, यस बायोकम्पेटेबल है, उसकी वजह से ही ये सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स में यूज किए जाते हैं। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी, यस हाई थर्मल स्टेबिलिटी इनकी होती है जनरली, राइट, दिस इज करेक्ट। वाइड रेंज के टेम्परेचर को बेसिकली ये झेल सकते हैं। लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये स्टेटमेंट आपका गाइस में गलत हो गया, लो नहीं है इसमें, हाई है, समझ रहे, तो ये स्टेटमेंट आपका इस स्ट्रेंथ की, इस वाले ऑप्शन की वजह से गलत हो गया, ठीक है। यूजुअली दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रीसिस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। वो भी आपको उसमें पता लग गया कि आपको मैंने जो पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है, उसको आप गाइज एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपके ऑप्शन हो गया 1, 2 एंड 4। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। ये जो थ्योरी है गाइज, इसको आप दोबारा से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन इसके आपके जो पूछे गए वो कराता हूँ, राइट। सो गाइज इस क्वेश्चन को देखते हैं, वो अगेन वही है, Me2SiCl2 दिया हुआ है इसमें, विल ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस, सो इसमें क्या है, R2SiCl2 के टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, राइट। सो R क्यूब इसमें क्या है, मिथाइल दे दिया गया है यानी CH3, सो Me भी लिख सकते हैं इसको, ये सेम दिया हुआ है, तो अगेन वही होगा गाइज, इसका हाइड्रोलिसिस क्या प्रोड्यूस करेगा, देखिए जैसे Me है, Si, Me, Cl और Cl है, जब इसका OH दो H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो -2HCl हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये OH से रिप्लेस एंड ये OH से रिप्लेस, सो मल्टीपल HH की यूनिट जुड़ के क्या हो जाएगा, ये Si, Me, O, इस तरह की यूनिट जुड़ जाएंगी। मैंने अभी आपको जस्ट अभी समझाया गाइस, है ना, इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है इस तरह से, तो इस टाइप की यूनिट जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक O यहाँ भी होता है, इस तरह से ये वाली जो यूनिट, तो बेसिकली पॉलीमर की जो बेसिक यूनिट है वो ये वाली होगी, है ना, O आगे भी जोड़ता जा रहा है, वो ये दिखाया कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं गाइज। तो जो करेक्ट आंसर आपका C ही है इसमें। समझ में आया होगा ना गाइज आपको, ये वाला टिक मत लगा के आ जाइएगा, क्योंकि OH करने के बाद एक कंडेंसेशन भी होता है इसमें, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एल्काइल क्लोरोसिलान ये यील्ड्स, अभी आपको बताया था गाइज एक डाइमर बनेगा, बताया था ना, तो RrCl, तो गाइज जो भी मैंने आप जो अभी डिस्कस किया है सिरान उस पर, तो गाइज बहुत सारे इन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, बेसिक्स है उन पे समझा चुका हूँ, तो क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे इनमें से, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या होगा, ऐसी 2 यूनिट है Cl, ये OH से रिप्लेस हो जाएंगी हाइड्रोलिसिस पे, और कंडेंसेशन होने के बाद डाइमर बना देंगे, कैसे, इस तरह से, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस तरह कैसे लिख सकते हैं आप, R3SiO, ये ट्वाइस और इस तरह से। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, राइट, R3Si ट्वाइस, ये बाहर O आ जाएगा, एक O है ना बस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलान्स गिव्स, एक जनरलाइज पूछ लिया गया, एल्काइल सब्सटीट्यूटेड कौन क्या देते हैं, सिलिकॉन्स, राइट, सिलिकॉन पॉलीमर या सिलिकॉन्स बोल सकते हैं, सिंपल एक ही बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होगा, इसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इस कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन को देखिए, ये जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था पेपर 1 में, इन पे गाइस मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पेपर 1 पेपर 2 2019 एडवांस का, राइट, इसको अगर देखना चाहे देख सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। A tin chloride Q undergoes the following reactions, राइट, ये रिएक्शंस दी गई हैं, XYZ दिए हैं, और उसके बाद क्या पूछा है कि X is a monoanion having pyramidal geometry, ये both Y and Z are neutral compounds, now ये तो चार्ज्ड है, एनायन है, और ये न्यूट्रल है। उसके बाद ये सब आपको बताने, देखिएगा सबसे पहले तो ये रिएक्शंस कैसे कंप्लीट करें, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ,
कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे हैंडल करने हैं। ओके गाइज, नाउ अगर आपने मैंने अपने इस वक्त चैनल पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है 13 एंड 14 की नीट की एक वीडियो डाली हुई है, अगर आपने उसको देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए हुए हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको, अगर उसको मैं देखेंगे आप, नहीं तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बता ही रहा हूँ। देखिए कि सबसे पहले तो टिन क्लोराइड दिया है। तो टिन क्या है, एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है, राइट। यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड होता है गाइस। नाउ नॉर्मली जो ग्रुप 14 है दैट शुड शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है, राइट। सो डाउन द ग्रुप 4-2 यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो ऊपर के दो हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, नेक्स्ट 2 है इसमें +4 एंड +2 दोनों शो करते हैं, लेकिन +4 ज्यादा स्टेबल है देन +2, इसलिए ज्यादा कंपाउंड +4 में एग्जिस्ट करते हैं। एंड अगेन जो लेड है इसमें +2 और +4 दोनों शो करते हैं, लेकिन +2 की जो टेंडेंसी है शो करने की वो ज्यादा होती है देन +4। ओके, नाउ क्योंकि हम इसमें टिन की बात कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इट कैन आइदर हैव अ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2, ठीक है, +4 एंड +2। अब क्योंकि मेरा जो टिन है ये SN+4 भी शो कर सकता है एंड SN+2 भी शो कर सकता है, यानी जब मैं इसके क्लोराइड बनाऊंगा यानी Cl नेगेटिव के साथ इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो या तो ये SnCl4 बनाएगा या फिर ये SnCl2 बना सकता है। नाउ इनमें से ये कंपाउंड कौन सा होगा, क्यों, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ गाइज। जब भी आपके SnCl4 होता है, अब देखिए गाइज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, है ना, या फिर SnCl2 है दूसरे केस में, जब भी किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कैन आइदर बी H2O, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, या कोई चार्ज आयन जैसे Cl नेगेटिव कर देते हैं हम, ठीक है, या सपोज NH3 से रिएक्शन करा दी जिसपे लोन पेयर है। इन टाइप के कंपाउंड से जब आप रिएक्शन कराते हो तो इस केस में जनरली क्या होता है, SnCl4 के केस में कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये निकल जाता है। यह मेथड याद रहेगा, इस बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे और हमें मेनली तो एग्जाम में ही नंबर लाने ना। तो जनरली क्या करता है, अटैक करता है और आप ये देखेंगे ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अगेन फर्दर अगर आप फिर से इससे अटैक कराते हैं तो ये फिर अटैक करेगा और एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी SnCl यहाँ Nu, यहाँ Nu को आप अगर मैं H2O मान लूं तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH अगेन OH एंड OH, समझ में आपको, यानी रिप्लेस हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इस न्यूक्लियोफाइल को या फॉर एग्जांपल H2O है इस पे अटैक करते हैं तो रिप्लेस नहीं करता है, बस इसमें ऐड हो जाता है, राइट, यानी ClSnCl यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, समझ में आपको। नाउ इस तरह का जो मेथड है आप ये याद रखें बस कि इसमें रिप्लेस हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाता है। अगर ये चार्ज्ड है फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव तो यहाँ पे ओवरऑल Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरे चार्ज पे। अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल कंपाउंड है जैसे NH3 मान लूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होगा, समझ में आपको पूरा, मतलब देखिए और अच्छी तरह समझना है तो उस वीडियो को देखेगा गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा के मैंने काफी कुछ समझा रखा है उसमें। ये मेथड समझ में आएगा गाइस आपको। अब इसके थ्रू अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तब पूरा आ जाएगा। अब इसमें ये कहा है कि SnCl2 या SnCl4 ने जब Cl नेगेटिव से अटैक किया तो यहाँ पर एक मोनो एनायन बन गया हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। नाउ लेट जस्ट सपोज अगर ये मेरा यहाँ पे SnCl4 होता और इसने Cl नेगेटिव ने अटैक किया होता तो वैसे अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो ये अटैक करेगा, ये निकल गया, यानी SnCl Cl Cl एंड Cl, ये Cl नेगेटिव है बाहर, ओवरऑल ये वाला जो Cl नेगेटिव था यहाँ पे आ गया। तो ओवरऑल जो आपका जो ये वाला मेन स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल न्यूट्रल है, समझ में आपको। और न्यूट्रल होने के साथ साथ ये इसकी जो ज्योमेट्री है इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसका मतलब मेरा SnCl4 नहीं हो सकता। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस केस में SnCl2 को देखता हूं तो अब क्या होगा, Cl नेगेटिव ने अटैक किया होगा और ये क्या करेगा, अटैक इस पे करेगा और इसमें
जुड़ जाएगा और ओवरऑल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव बना दे। समझ में आया गाइस आपको? ये वाला जो मेथड से समझ में आया? तो इसका मतलब जो मेरा Q है इज SnCl2। सो अब मैं पूरी रिएक्शंस कंप्लीट करूं तो पहली रिएक्शन जो SnCl2 की है वो Cl नेगेटिव से अटैक करके यहाँ पे क्या बना रहा है SnCl3 ओवरऑल नेगेटिव। ये हो गया आपका X, ठीक है, ये हो गया Q। सिमिलरली जब SnCl2 रिएक्शन करेगा Me3N से, जिसपे एक N पे लोन पेयर होता है, तो अगेन क्या बनाएगा, ये SnCl है, Me3N अटैक करेगा इस पे। मैंने क्या कहा था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा अगर न्यूट्रल है, तो इस तरह से Me3N यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। समझ में गाइस आपको? तो ये वाला जो SnCl है यहाँ पे बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ SnCl2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Me3N। ठीक गाइस, ये आसान रहेगा शो करना। आई होप गाइस आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका Q एंड ये हो गया आपका Y। जो लास्ट रिएक्शन है इसमें क्या है कि SnCl2 ने अटैक रिएक्शन कराई CuCl2 के साथ। तो अगेन गाइज आप देखेंगे ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है। बेसिकली क्या है, SnCl2 CuCl2 के साथ रिएक्शन करी है, इसमें 2 Cl नेगेटिव है, यानी 2 Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो ये ओवरऑल क्या करता है गाइज, SnCl4 बना देता है और प्लस यहाँ पे क्या होगा CuCl। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, राइट। लेकिन इसमें ओवरऑल क्योंकि 2 Cl है तो SnCl4 बना रहा होगा। जो आपका मेन आपका जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें ये है, जो कि उस मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर आपका जो ये है Z है, 2 Cl नेगेटिव है, एक इधर जुड़ा एक इधर Cl जुड़ गया, तो यहाँ पे Cl आ गया। सो अगर अब इस मेथड को लेके मैं 1 by 1 ऑप्शन सोल्व करूं, सेंट्रल एटम X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ सेंट्रल एटम ऑफ X इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड यानी SnCl नेगेटिव है। इसका गाइज वैसे तो आप मेथड कैसे भी देख सकते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री है, लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग की एक ट्रिक बना रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो टिन है उसकी वो गाइज वो वीडियो देखें, उसमें अकॉर्डिंग समझ में आ जाए आपको। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टिन के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसको ड्रॉ कर दूंगा। टिन क्योंकि 4A ग्रुप में है तो इसमें मैं 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे एक और क्रॉस से ऐड कर दूंगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्रॉस, 2 नेगेटिव हो जाते हैं तो 2 क्रॉस। अब क्योंकि इसमें 3 Cl जुड़ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, 1 Cl, 2 Cl और 3 Cl जोड़ दिए और ये हो गया एक लोन पेयर। अब इसकी अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। अब लोन पेयर क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का कंसेप्ट होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है यानी 4 क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आई होप गाइज आपको पता है। 4 है तो sp3 3 होता है, sp2 होता, 5 होता है sp3d हो जाता। तो इससे क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बोर्ड इन Y। यस, मैंने बताया था आपको न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये भी मेरा बी ऑप्शन सही है। नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन Z इज +2। SnCl4 बनाता तो इसकी क्या है, Sn+4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है, राइट। नाउ अगेन द सेंट्रल एटम इन Z हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन गाइज SnCl4 का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया था कि टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन अगर आप फिर से देखें तो SnCl4 क्या, तो टिन में क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं तो ऐसे ही रहने दे, 4 Cl जुड़ गए। तो अब लोन पेयर कोई है नहीं, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया, 4 + 0 यानी 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये लोन पेयर क्या है, 0। तो ये भी क्या है, 1 लोन पेयर नहीं है, SnCl4 है। वैसे भी आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए था, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन आपका A एंड B है। तो आई होप गाइज आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन गाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, होपफुली सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।